स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नाम दोनों हाथों को खूब अच्छे से रब करेंगे और ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा बंध तक हमने शायद कल कंप्लीट कर लिया था। बंध का टॉपिक हमारा तीनों बंध जालंधर, उड्डयन और मूल बंध हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो यहाँ पर आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है षटकर्म। आज हम षटकर्म को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो षटकर्म का जो वर्णन है वो केवल हठ योग के अंदर ही किया गया है। षटकर्म का जो वर्णन है वो योग सूत्र में नहीं है, यानी कि महर्षि पतंजलि ने षटकर्म के बारे में नहीं बताया है। तो हठ योग के जितने भी लिटरेचर हैं, जितने ग्रंथ हैं, उनमें आपको षटकर्म का वर्णन मिलेगा, ठीक है। तो षटकर्म जिस तरीके से होते हैं ना, आयुर्वेद में पंचकर्मा है ना, तो पंचकर्मा के द्वारा जिस तरीके से आयुर्वेद में शरीर का शुद्धिकरण किया जाता है, उसी तरीके से षटकर्म के द्वारा यहाँ पर योग में शरीर का शुद्धिकरण किया जाता है हठ योग में। तो वो 6 कर्म कौन कौन से हैं? तो वो हैं आपके नौली, नेति, धौती, बस्ती, नौली, कपालभाति और त्राटक, ठीक है। तो ये पेज नंबर आपका 23 पे लास्ट लाइन में स्टार्ट है षटकर्म, और 24 के स्टार्टिंग में एक लाइन में दिया गया है कौन कौन से 6 कर्म या 6 क्रियाएं होती हैं। नेति, धौती, नौली, बस्ती, कपालभाति और त्राटक, ठीक है। तो यहाँ पर नेति के बारे में सभी के बारे में नहीं बताया गया, कुछ षटकर्म के बारे में ही यहाँ पर जानकारी दी गई है। जैसे कि नेति कितने प्रकार की होती है? जल नेति और सूत्र नेति। जल नेति में आपको जल के द्वारा एक नॉस्ट्रिल से वाटर पोर किया जाता है, दूसरे नॉस्ट्रिल से आपका वो निकलता है। तो इसके लिए एक पानी तैयार किया जाता है। तो वो पानी कैसे तैयार करते हैं नेति का, उसको भी आप नोट डाउन कर लें। देखिए, नेति का पानी इस तरीके से रेडी किया जाता है। पानी को हल्का सा गुनगुना करें, जितना कि आप सहन कर पाए, मतलब बहुत हल्का सा गुनगुना, बहुत ही हल्का, क्योंकि आपको इतना कि वो आप नोज में जब डालें तो गर्म ना लगे, मतलब ठीक है, इतना गुनगुना पानी हो। और उसमें सॉल्ट डाला जाता है। सॉल्ट कौन सा यूज किया जाता है? सेंधा नमक, ठीक है। तो हमेशा सेंधा नमक के या रॉक सॉल्ट ही आप यूज करेंगे नेति में। आप नॉर्मल सॉल्ट, आयोडाइज जो नॉर्मल सॉल्ट होता है, ये यूज नहीं। अगर आपके पास सेंधा नमक नहीं है तो आप नेति का प्रैक्टिस ना करें, पर नॉर्मल सॉल्ट आप नहीं यूज करेंगे, ठीक है। तो और सॉल्ट कितनी मात्रा डालनी है उसको भी जान लेते हैं। आपके पानी में लगभग आधा लीटर का जो जनरली पोट आता है, नेति का जो पोट होता है लगभग 400-500 ml का होता है, जो जनरली छोटे भी आते हैं, बट हम 500 लीटर 500 ml वाले पोट का एवरेज लेके चलते हैं। तो नमक इतना हो जितना सॉल्ट आपके आंसुओं में होता है ना, थोड़ा सॉल्टी होते हैं, यानी बॉडी का जो सॉल्ट का लेवल है वो आपको मेंटेन करना है।
ठीक है, यानी कि वो आपका जो पानी है बॉडी को एब्जॉर्ब नहीं करना, वो पानी सिर्फ क्लीनिंग के लिए जाना चाहिए और बाहर आ जाएगा। अगर आप नॉर्मल पानी यूज करेंगे विदाउट सॉल्ट तो वो आपका बॉडी उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन हमें पानी को शरीर के अंदर एब्जॉर्ब नहीं कराना है। हमें क्या करना है, एज अ टूल वो यूज कर रहे हैं, सिर्फ वो उसमें सॉल्ट होगा इसीलिए उस लेवल पर, तो वो बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करेगी। ठीक है, वो पानी जैसा जाएगा वैसे के वैसे ही बाहर आ जाएगा। जो एक्स्ट्रा म्यूकस है आपका नेसल पैसेज का वो पूरा क्लीन हो जाएगा। ठीक है, तो और नेति से अधिकतर लोग बहुत ज्यादा डरते हैं, उनको नेति से बहुत ज्यादा घबराहट होती है अधिकतर लोगों को कि न जाने क्या हो जाएगा। तो नेति बहुत ही सेफ और बहुत ही इजी प्रैक्टिस है, तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं। जो है अगर आप एक स्वस्थ व्यक्ति हैं तो 1 वीक में एक बार आपको कर लेना चाहिए, और अगर आपको किसी साइनस है या किसी प्रॉब्लम के लिए करते हैं तो आपको शुरू में रोजाना भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इतना सॉल्ट हो, कितना समझ गए, जितना आपके आंसुओं में आपके म्यूकस में सॉल्ट होते हैं तो लगभग उतना नमक आपके पानी में आपको डालना है, वो आप आइडिया से थोड़ा डालेंगे। ठीक है, तो इसमें फिर करना क्या होता है, इसके बाद जैसे आपने एक शुरू में हाफ को आप थोड़ा आगे झुके और इस तरीके से, और हाँ इसमें जो मेन प्रैक्टिस होती है वो ये कि आपको श्वास जब आप शुरू करें तो आपको श्वास मुंह के द्वारा लेना है उतनी देर, जितनी देर आप इस तरीके से पानी को डाल रहे हैं अपनी नोज के अंदर, तो श्वास कहाँ से लेंगे, मुंह से। आपका मुंह खुला रहना चाहिए कंटिन्यू, और मुंह से ही श्वास निरंतर चलते जाना चाहिए इस तरीके से। और तो क्या होगा, वो पानी ऊपर की तरफ नहीं खींचेगा, वो आपका इजीली दूसरे नॉस्ट्रिल से बाहर निकलता जाएगा। ठीक है, तो सबसे जरूरी है मुंह के द्वारा श्वास लेना है, और उतनी देर आपको नॉस्ट्रिल से ब्रीदिंग नहीं करनी है। तो कैसे करनी है ब्रीदिंग, माउथ से। और कपालभाति के बाद कुछ प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, जैसे कपालभाति का प्रैक्टिस, भस्त्रिका। तो ये इससे क्या होता है कि आपका जो थोड़ा बहुत वाटर अंदर रह जाता है वो बाहर निकल जाए, तो इसमें आप कपालभाति जरूर करें। ठीक है, तो यहाँ पर आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करें 10 मिनट प्राणायाम का अभ्यास। यस, सो यहाँ पर आप इस तरीके से कंटिन्यू प्रैक्टिस करें। तो और कुछ आसन का अभ्यास भी कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप नेति का अभ्यास करें। ये जल नेति हो गई। सूत्र नेति में सूत्र के द्वारा, रबर नेति भी आजकल रबर के द्वारा भी की जाती है, तो एक नॉस्ट्रिल से डालकर दूसरे नॉस्ट्रिल से निकाली जाती है। सूत्र के द्वारा भी की जाती है, रबर नेति भी आजकल की जाती है, तो उसमें उसके द्वारा की जाती है। तेल नेति, दुग्ध नेति का भी यहाँ पर वर्णन किया गया है कि तेल के द्वारा और दुग्ध यानी दूध के द्वारा भी आप नेति कर सकते हैं। तो नॉर्मली सबसे ज्यादा जो नेति की जाती है वो जल नेति होती है, जल के द्वारा ही की जाती है। धौती बाहर धोना यानी कि धौती, तो धौती अपर एब्डोमेन का जो क्लीनिंग होता है उसका क्लीनिंग, यानी कि जैसे अपर एब्डोमेन आपका स्टमक हो गया उन सब का। तो धौती कितने प्रकार की होती है, वातसार धौती, वारिसार, बहिस्वार धौती, बहिष्कृत धौती, दंत मूल, जिह्वा मूल, कर्णरंध्र, कपाल रंध्र, दंड धौती, वमन धौती, वस्त्र धौती, मूल शोधन धौती। तो धौती के बहुत सारे प्रकार हैं। तो कुंजल क्रिया भी आपके धौती के अंतर्गत ही आती है, जिसमें आप पानी पीते हैं और वो इस तरीके से
फिंगर से टंग को प्रेस करके वॉमिट करते हैं। तो वो वमन धोती हो गई। वस्त्र धोती में आपने बहुत बार ऐसे वीडियोस में देखा होगा कि एक मलमल का कपड़ा होता है, उसको मुंह से अपनी आंतों तक ले जाया जाता है और फिर उसको एक सिरा बाहर रख के फिर उसको वापस से खींचा जाता है, तो वो वस्त्र धोती होती है। तो इस तरीके से बहुत सारी अलग अलग जो है धोती का यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो इनका डिस्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन आप नामों को याद कर सकते हैं। वातसार धोती, वारिसार, बहिष्कृत, दंतमूल, जीवामूल। तो जैसे टंग को रब करके आप टंग क्लीनिंग करते हैं, कपाल रंध्र, कपाल को की मतलब रबिंग करते हैं, दंड धोती, दंड लगाकर, तो वमन धोती। तो मतलब बहुत सारे इस तरीके के अभ्यास हैं। नौली षट कर्मों में से एक क्रिया है। यह योग में उपयोग की जाने वाली प्रारंभिक क्रिया है। यह क्रिया उदर क्षेत्र यानी कि पाचन अंग छोटी आंत की सफाई के लिए की जाती है। नौली क्रिया, नौली में क्या होता है कि नौली का अभ्यास आपने देखा होगा जिसमें कि पेट को पूरी तरीके से ऐसे रोटेट किया जाता है, इंटेस्टाइन को, आंतों को। तो वो होता है यहाँ पर नौली क्रिया। तो यह उदर क्षेत्र मतलब छोटी आंत की सफाई के लिए की जाती है। नौली क्रिया में पेट की आंतरिक मांसपेशियों को गोल गोल घुमाया जाता है जिससे उनकी मालिश होती है। यह क्रिया करने के लिए खड़े होकर पैरों के बीच कुछ दूरी रखते हुए घुटनों को, तो इसमें जैसे मैंने कल आपको अग्निसार क्रिया बताई थी कि खड़े होकर दोनों हाथों पे, तो वो उसका पहला स्टेप समझ लीजिए अग्निसार क्रिया। और उसके बाद इंटेस्टाइन को ऐसे रोटेट किया जाता है, लेफ्ट रोटेशन, राइट रोटेशन एंड पूरा जो रोटेशन किया जाता है, तो वो नौली क्रिया। नौली क्रिया के द्वारा छोटी आंत की सफाई होती है। 15वीं शताब्दी में रचित हठ योग प्रतिपिका का दावा है कि नौली जादू की तरह सभी रोगों को दूर कर सकती है। नौली हठ योग की एक ऐसी क्रिया है, प्राय इसे योग में व्यायाम के रूप में नहीं सिखाया जाता है। नौली के 4 चरण होते हैं जो एक के बाद एक सीखे जाते हैं। जैसे सबसे पहले आप क्या सीखोगे? उड्डयन पंथ। उड्डयन पंथ कल बंध में आ गया था कि श्वास बाहर छोड़े, पेट को अंदर ले जाएं। तो वो पहला, केवल पेट की केंद्रीय मांसपेशियां सिकुड़ती हैं। फिर दूसरा स्टेप, फेफड़ों को खाली किया जाता है और पेट पसली के नीचे किनारे अंदर की ओर ले जाया जाता है। ठीक है, उड्डयन बंध। फिर है मध्याह्न नौली, केवल पेट की केंद्रीय मांसपेशियां सिकुड़ती हैं। वाम नौली में केवल पेट की बाईं मांसपेशियां सिकुड़ती हैं। दक्षिण नौली में पेट की दाहिनी मांसपेशियां सिकुड़ती हैं। ठीक है, तो ये नौली क्रिया है जो छोटी आंत की सफाई करने के लिए क्या अभ्यास किया जाता है। हाँ, फिर आती है बस्ती। बस्ती 2 प्रकार की होती है, जल बस्ती और शुष्क बस्ती। जल बस्ती को जल से किया जाता है, शुष्क बस्ती को स्थल पर कपालभाति योग में षट कर्म की एक विधि है। तो बस्ती के बारे में इतना ही बताया गया है। तो जैसे आप एनीमा के बारे में अगर आपने सुना होगा, तो एनीमा भी बस्ती का ही एक उदाहरण है, यानी कि जो एनीमा जिसमें गुदा द्वार के द्वारा सफाई की जाती है बड़ी आंत की। छोटी आंत की सफाई की जाती है किसके द्वारा? नौली क्रिया के द्वारा। और बड़ी आंत की सफाई की जाती है जो बस्ती क्रिया है। तो इसमें जल के द्वारा भी की जाती है। इसमें एक पूरा एक सिस्टम आता है, उसके द्वारा गुदा द्वार के द्वारा पानी को बड़ी आंत में भेजा जाता है और फिर वही पानी
बड़ी आंत की सफाई करते हुए बाहर आ जाता है। तो ये बस्ती क्रिया के अंतर्गत, जैसे जल बस्ती हो गई। तो कपाल भाती, अब ये बस्ती क्रिया यहाँ पर इतना ही बताया गया। फिर आ जाता है कपाल भाती। कपाल भाती के बारे में हम अभी पढ़ भी चुके हैं। कपाल भाती योग की एक षट कर्म की एक विधि है। संस्कृत में कपाल किसे कहते हैं? फ्रंट ब्रेन को। ये जो ये माथा और आगे का जो ये हिस्सा है, इसे कपाल कहा जाता है। माथा या ललाट और भाती का अर्थ होता है तेज, यानी कि जब आपके चेहरे पर तेज दिखे तो इसको कपाल भाती के द्वारा, यानी कि आप अपने चेहरे पर, अपने मस्तक पर तेज बढ़ा सकते हैं। इस प्राणायाम का नियमित अभ्यास करने से सुख पर आंतरिक प्रभा से चमक से उत्पन्न तेज रहता है। कपाल भाती बहुत ऊर्जावान उच्च उदर श्वास व्यायाम है। ठीक है, तो कपाल भाती एक बहुत अच्छा प्राणायाम या क्रिया आप इसे कह सकते हैं, षटकर्मी षट क्रिया। कपाल अर्थात मस्तिष्क और भाती यानी स्वच्छता, यानी कि कपाल भाती आपके मस्तिष्क की स्वच्छता करता है। कपाल भाती वह प्राणायाम है जिससे मस्तिष्क स्वच्छ होता है। यह स्थिति में मस्तिष्क की कार्य प्रणाली सुचारू रूप से संचालित होती है। वैसे इस प्राणायाम के अन्य लाभ भी हैं। लीवर, किडनी, गैस आदि के लिए यह बहुत लाभकारी है। ठीक है, तो विधि। कपाल भाती प्राणायाम करने के लिए रीढ़ को सीधा रखते हुए किसी भी ध्यानात्मक आसन, सुखासन या फिर किसी कुर्सी पर आप बैठ जाएं। इसके बाद तेजी से नाक के छिद्रों के से सांस को यथासंभव बाहर फेंकें। साथ ही पेट को भी यथासंभव अंदर की ओर संकुचित करें। कपालभाति का प्रैक्टिस मुझे लगता है कि दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जब हमने कपालभाति पढ़ा था तब अच्छे से एक्सप्लेन हमने कर दिया था। ठीक है, तो कैसे स्ट्रोक्स लगाए जाते हैं। यह क्रिया को 1 सेकंड में एक ही स्ट्रोक लगाना चाहिए, एक बार ही श्वास बाहर छोड़नी चाहिए। अगर आप इससे ज्यादा तेजी से करेंगे तो आपका क्या होगा, प्रॉपर इनहेलेशन नहीं होगा, तो जिससे आपको कपालभाति का ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। तो इसलिए 1 सेकंड में एक ही स्ट्रोक लगाते हुए मिनिमम 300 बार मैंने आपको बताया था, आवश्यकता अनुसार 50 से धीरे धीरे बढ़ाते 500 बार तक कर सकते हैं। वही कि 300 मिनिमम करना चाहिए। शुरू शुरू में 50-100 काफी है, धीरे धीरे 300 मिनिमम, 500-700 तक का इतना काफी रहता है। किंतु एक बार में 50 बार से अधिक ना करें, क्रम धीरे धीरे बढ़ाएं। कम से कम 5 मिनट और अधिक से अधिकतम 30 मिनट। 5 से ऑन एवरेज, मतलब एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए 10 मिनट कपालभाति काफी रहता है। अगर आप किसी बीमारी के लिए, जितनी बीमारी मतलब सीरियस होती चली जाए उतना ही ड्यूरेशन बढ़ाया जाता है, लेकिन जनरली एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए 10 मिनट तक काफी रहता है। कभी कभी आप 15 तक जा सकते हो, कभी कभी। ठीक है, लाभ। इस प्राणायाम के नियमित लाभ से शरीर की अनावश्यक चर्बी घटती है, हाजमा ठीक रहता है, भविष्य में कफ से संबंधित रोग व सांस के रोग नहीं होते हैं अगर आप नियमित रूप से, ठीक है, नियमित रूप से कपालभाति का अभ्यास करें। प्राय दिन भर सक्रियता बनी रहती है, रात को नींद भी अच्छी आती है, अस्थमा, दमा का रोग जड़ से नष्ट हो जाता है। ओके, तो किनको नहीं करना चाहिए, सावधानियां क्या क्या होनी चाहिए।
हृदय रोग, हाई ब्लड प्रेशर और पेट जो है पेट में गैस आदि शिकायतों में यह प्राणायाम धीरे धीरे करना चाहिए। तो जिनको हार्ट डिजीज है, हार्ट प्रॉब्लम है, उनको अवॉइड करना चाहिए। हाई बीपी के पेशेंट को अगर करना है तो बहुत सहज, यानी कि लगभग 2 सेकंड में एक स्ट्रोक लगा सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट है, और वो भी बहुत ज्यादा जोर से नहीं लगाएंगे, ठीक है, और नंबर भी कम रखेंगे। हृदय रोग, हाई ब्लड प्रेशर, पेट के सभी शिकायतों में यह प्राणायाम धीरे धीरे करना चाहिए। 60 बार 1 मिनट में है। तो के सावधानी क्या है? धूल, दुर्गंध, धुआं बंद व गर्म वातावरण में यह प्राणायाम ना करें। गंदी जगह ये प्राणायाम ना करें। मासिक चक्र के समय और गर्भावस्था के दौरान भी इसको अभ्यास नहीं करना चाहिए। बुखार, दस्त, अत्यधिक कमजोरी स्थिति में भी ना करें। कब्ज की स्थिति में यह प्राणायाम ना करें, यानी मैंने आपको शायद एक बार पहले बताया था कि अगर पेट साफ नहीं हुआ है तो आप कपालभाति बिल्कुल ना करें। वही इसमें बताया गया है कि अगर आपको पेट साफ नहीं हुआ है तो आप कपालभाति नहीं करेंगे उस दिन। गुनगुने पानी में नींबू डालकर पेट साफ करें और उसके बाद ही इसे करें। बाहर की ओर निकले हुए पेट को शीघ्र घटाने के चक्कर में अनेक लोग दिन में कई कई बार इस प्राणायाम को करते हैं, जो कि बहुत नुकसानदायक है। जैसे कि मैंने कहा कि नॉर्मली एक व्यक्ति को 10 मिनट तक काफी रहता है। अक्सर क्या कहते हैं, बहुत लोग ऐसे आते हैं हमारे पास जो कहते हैं कि हम कपालभाति करते हैं आधा आधा घंटा, और रेगुलर एक स्वस्थ व्यक्ति, उसका क्या होता है, लंबे समय तक जब वो इस प्राणायाम को करता रहता है तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, उसको चक्कर आने लगते हैं। तो जब आपको शरीर को उतनी जरूरत नहीं है, आप उसकी जरूरत से ज्यादा उसको दे रहे हैं, तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। तो कपालभाति या कोई भी चीज देखे फायदेमंद भी हो सकती है, कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा, चाहे वो कितनी भी अच्छी हो, अगर आप उस जरूरत से ज्यादा यूज करेंगे तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो कपालभाति का भी यही आपको बात ध्यान रखनी है कि कपालभाति नॉर्मली आप 5 मिनट 10 मिनट का मैक्सिमम अगर आपको लगता है तो 15 मिनट, इससे ज्यादा भी आपको बिल्कुल नहीं जाना, ठीक है। कुछ कंडीशंस में ही, अब वो भी अगर आपको कोई टीचर गाइड कर रहा है कि आप आधा घंटा करें, तब जाके उस कंडीशन में किया जाता है। नॉर्मली 30 मिनट कपालभाति का अभ्यास नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो वो एक थेरेप्यूटिक मतलब वे में होता है कि आपको आधा घंटा किसी ने सजेस्ट किया, तब नॉर्मली आप स्वस्थ व्यक्ति भी करें तो वो बहुत नुकसानदायक हो जाता है। खाना खाने के बाद 4 घंटे तक कपालभाति का अभ्यास ना करें, ठीक है। तो खाने के बाद गैप रखना बहुत जरूरी है और तुरंत बाद नहीं करें, एम्प्टी स्टमक करें, ठीक है। त्राटक का सामान्य अर्थ है किसी विशेष दृष्टि को टकटकी लगाकर देखना। त्राटक का मतलब किसी भी चीज को आप टकटकी लगाकर बिना झपके, पलक झपके किसी भी चीज को जब आप देखते रहें तो उसको त्राटक। तो त्राटक आपकी आंखों की सफाई करता है, आपके मन मस्तिष्क की सफाई, यानी बुरे विचारों को बाहर निकालता है, मन को शांत करता है। तो इसमें करने के लिए साधक इसका ध्यान लगाते हैं, किसी टकटकी लगाकर देखते हैं किसी भी वस्तु को। त्राटक के लिए किसी भगवान, देवी देवता, महापुरुष के चित्र, मूर्ति, चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा गोलाकार, चक्राकार, बिंदु, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य आदि दृश्य का भी प्रयोग किया जा सकता है। इसके लिए त्राटक केंद्र को अपनी से लगभग 3 फीट की दूरी पर अपनी आंखों के बराबर स्तर पर रखकर उसे सामान्य तरीके से लगातार बिना पलक झपके जितनी देर देख सकते हैं देखें। मन से कोई विचार ना आने दें, धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा, ठीक है। यही मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे ये देखते हैं, यहाँ पे चंद्रमा और सूर्य के बारे में भी बताया गया है कि आप चंद्रमा और सूर्य के साथ भी त्राटक का अभ्यास कर सकते हैं। तो
तो सूर्य के साथ त्राटक कब करोगे? जब वो दिन में सूर्य निकला हुआ होगा तब तो आपकी आंखें खराब हो जाएंगी अगर आप उसको आधी मिनट भी देख लोगे। तो सूर्य के साथ त्राटक तब करना चाहिए सनसेट के समय, जब सूर्य छिपता है, जो आप आसानी से जिसे देखा जा सके, या सनराइज होते हुए जब सूर्य उगता है। सूर्य उगने से भी अच्छा है त्राटक के लिए छिपते हुए सूर्य के साथ त्राटक का अभ्यास करना, मतलब दोनों के साथ कर सकते, जो बिल्कुल उगता हुआ जिसे आप देख सके कुछ दिन। और चंद्रमा का सबसे अच्छा रहता है, चंद्रमा को अगर आप देख के त्राटक का अभ्यास करते हैं, और पूर्णिमा की रात को किया गया, जो क्योंकि पूर्णिमा पूरा चंद्रमा है, चंद्रमा अपने आपके अंदर वैसे ही शांति को बढ़ाएगा, वैसे ही मन को शांत करेगा। और अगर उसमें आप चंद्रमा के साथ त्राटक का अभ्यास कर लेंगे तो आपके मन को बहुत ज्यादा शांत कर देगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप कैंडल फ्लेम के साथ दिया जलाकर, है ना, जो हम पूजा करते हैं तो उसमें तो हम दिया जलाते हैं, उसके साथ उस पर ध्यान लगा के पूजा करते हैं, तो वो भी एक तरीके से त्राटक का ही अभ्यास है। तो इस तरीके से आप कैंडल फ्लेम जला के कोई डॉट ओम का सिंबल हो उस पे आप कोई भी डॉट लगाकर किसी भी चीज पे ध्यान केंद्रित कर लें, भगवान की मूर्ति पर, और एक टक उसको देखते रहें, तो आप बहुत आसानी से ध्यान लगा पाएंगे और आपकी श्वासें भी शांत हो जाएंगी, गति जो है श्वासों की, और आपका जो मन है वो भी शांत हो जाएगा। तो ये त्राटक, और कब तक, कितनी देर तक त्राटक का अभ्यास किया जा सकता है? त्राटक का अभ्यास जब तक कर सकते हैं जब तक आपकी आंखों से पानी ना आने लगे, यानी कि जो आंखों से गंदा पानी है वो बाहर निकल जाना चाहिए। ठीक है, पानी को निकलने दे कुछ देर, उसके बाद आप अपने त्राटक को एंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आंखों की सफाई होती है, बहुत अच्छा अभ्यास है। तो अब यहाँ पर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसको पूछ लीजिए। मैम यहाँ 3 फीट की दूरी पे लिखा है, तो ये मतलब सन और मून के साथ कैसे करें फिर? नहीं, आप अगर किसी ऑब्जेक्ट को अगर सामने रख रहे हैं, कोई कैंडल फ्लेम है तो, या मतलब कोई है ना, कोई ऑब्जेक्ट अगर आप अपने पास जिस पे ध्यान लगा रहे हैं उसकी बात की गई है। अगर आप किसी नेचुरल चीज के साथ त्राटक का, तो आप उसके डिस्टेंस को ना कम कर सकते हैं ना ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो किसी का षट कर्म षट क्रिया का कोई क्वेश्चन? साइनस वालों को नेति का अभ्यास जरूर करना चाहिए, जिनको साइनस हो, जिनको कोल्ड जल्दी जल्दी होता हो, जिनको एलर्जी जल्दी जल्दी होती हो, तो उनको जल नीति का अभ्यास जरूर करना चाहिए। ठीक है, तो जिनकी नॉस्ट्रल ब्लॉक रहते हैं, आईज जिनकी आंखें कमजोर हैं, उनके लिए भी काफी अच्छा है। माइग्रेन के पेशेंट्स को बहुत फायदा पहुंचाता है जल नीति। तो इस तरीके से काफी अच्छा अभ्यास है। ये क्वेश्चन अमित कुमार आपका? ये अमित आप पूछिए क्वेश्चन। ये अनु आप क्वेश्चन आपका? मैम त्राटक क्या है? त्राटक टकटकी लगाकर जब आप किसी भी चीज को देखते हैं तो उस षटकर्म को त्राटक कहा जाता है। ओके। अलग अलग चीजों के साथ आप कर सकते हैं, वो इसमें अभी दिया गया है, उन सभी के साथ आप त्राटक का अभ्यास कर सकते हैं। ये समित बेनिफिट्स आई
बेनिफिट्स ये तो मैं अभी आपको बता रही थी। नहीं मैम, मैंने नहीं सुना, मेरे को वो मिस हो गया मुझसे, इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। आपके जो आंखों की रोशनी बढ़ाता है, माइग्रेन, सिर दर्द, कफ, कोल्ड, साइनस, इन सब में फायदा पहुंचाता है। यस अमित, आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। चलिए तो फिर आगे चलते हैं। यहाँ पर लास्ट टॉपिक है आज का, यौगिक एवं गैर यौगिक व्यायाम में क्या अंतर है। योगासन आंतरिक अंगों पर अधिक प्रभाव डालता है, जबकि व्यायाम से शरीर बाहरी रूप से बलिष्ठ दिखाई देता है। जबकि योगासन से शरीर लचीला होता है, व्यायाम से मांसपेशियों में कड़ापन आ जाता है। एक्सरसाइज तीव्रता और अच्छा, मैंने अभी ले लिया आपका क्वेश्चन। जबकि योगासन से शरीर लचीला होता है, व्यायाम से मांसपेशियों में कड़ापन आता है। एक्सरसाइज तीव्रता और प्रबलता पर जोर देती है, जबकि जो कि मांसपेशियों को नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। तो पहले मैं आपका क्वेश्चन का आंसर दे देती हूँ कि जल नीति करते हुए कितना नमक डाला जाए। तो वो उसका आंसर ऐसे मैंने दिया था आपको कि उतना नमक आपके पानी में होना चाहिए जितना नमक आपके आंसुओं में होता है, जितना नमक आपके म्यूकस में होता है। तो उस देखिए, ऐसे कोई टीस्पून, टेबल स्पून से मैं आपको आइडिया नहीं दे पाऊंगी। लगभग 1 टीस्पून तो जाएगा ही, लेकिन जितना आप सॉल्ट आपकी बॉडी के अंदर है उतना ही लगभग सॉल्ट आपको पानी में डालना चाहिए। ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना है, जल नेति करते हुए पानी साफ लेना है, क्योंकि जल नेति वो पानी आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है। ठीक है। तो आप कोई भी नॉर्मल टैप वाटर इन सब से बच के जो है, अगर आप कोई मतलब साफ पानी अगर ले सकते हैं तो जितना साफ हो उसको लेने की कोशिश करिए। ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट टॉपिक है यौगिक और गैर यौगिक व्यायाम में अंतर। यानी कि योग और जो नॉर्मल एक्सरसाइज है उसमें क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। योग आपके शारीरिक रूप से असर डालता है, आपके ऑर्गन्स पर, आपके सिस्टम्स पर, आपकी सेल्स पर असर डालता है। जबकि व्यायाम आपके सिर्फ बाहरी रूप से आपको असर दिखाई देता है, यानी कि सिर्फ मांसपेशियों तक ही इसका असर सीमित रहता है। ठीक है। जबकि योगासन से शरीर में लचीलापन आता है और जो व्यायाम है उससे कड़ापन, मसल्स टाइट हो जाती हैं। एक्सरसाइज तीव्रता पर और जोर मतलब प्रबलता पर जोर देती है, जिससे बहुत ज्यादा फास्ट एक्सरसाइज करना। योग के बारे में और एक बार बोल देते हैं। देखिए, योग के बारे में ऐसा कुछ नहीं, इसमें जो है योग आपके आंतरिक अंगों पर असर डालता है, आपके पूरे स्वास्थ्य पर असर डालता है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि आपके हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, है ना, आपके सिस्टम सारे सही, आपके आंतरिक अंग अच्छे से काम करते हैं। लेकिन आपका मन मस्तिष्क पर योग का असर आता है। लेकिन जो व्यायाम यानी एक्सरसाइज होती हैं उनका ये
सब फायदा नहीं होता है ही काम करती हैं। तो इस तरीके से आप हाँ तो इस तरीके से आपकी मांस और बहुत ज्यादा तेजी से बहुत स्पीड से प्रैक्टिस करना कई बार नुकसान दे सकता है। तो इस तरीके से योग और एक्सरसाइज में अंतर होता है। जैसे पाचन शक्ति, योग और व्यायाम में पहला अंतर है पाचन शक्ति में भिन्नता। व्यायाम से में शारीरिक मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है जिससे आपकी पाचन शक्ति तेज हो जाती है। यही वजह है कि व्यायाम करने वाले व्यक्ति को भूख बहुत ज्यादा लगती है। वहीं दूसरी ओर योग में शारीरिक मेहनत कम होती है और इसी वजह से पाचन शक्ति धीमी हो जाती है और भूख भी कम लगती है। दूसरा अंतर है ऊर्जा। व्यायाम तीव्रता से तेजी से किया जाता है जिसके लिए ज्यादा शारीरिक ऊर्जा की जरूरत होती है। वहीं दूसरी ओर योग धीमी गति से प्रक्रिया है जिसके लिए समय धीरे धीरे प्रत्येक कम लगती है। तो यहाँ एनर्जी को एक्टिव किया जाता है योग के द्वारा और वहां पर एक्सरसाइज में एनर्जी बर्न की जाती है। यहाँ आप जैसे योग करते हैं तो आपका पूरा दिन एनर्जेटिक रहता है क्योंकि एक बढ़ाई है। एक्सरसाइज करने से कैलोरीज मतलब आपका जो एनर्जी है वो बर्न होती है। तो लोग व्यायाम करते हैं वे काफी ज्यादा थक जाते हैं। व्यायाम शरीर को थकाने वाली क्रिया है जबकि योग के दौरान थकान महसूस नहीं होती। योग करने से आप खुद को तरोताजा महसूस करते हैं। ठीक है, सांस लेने की प्रक्रिया में भी अंतर होता है। तो योग के दौरान श्वासों में संतुलन स्थापित किया जाता है। प्रत्येक आसन में एक निश्चित समय में सांस ली और छोड़ी जाती है। योग में श्वासों पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी होता है। वहीं व्यायाम के दौरान तीव्र शारीरिक क्रिया के चलते हमारी श्वास फूलने लगती है और व्यायाम में श्वासों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता। आसन में अंतर, योग और व्यायाम का असर अलग अलग होता है। एक तरफ योग हमारे आंतरिक अंगों पर काम करता है वहीं व्यायाम का असर शरीर को से बाहरी रूप से दिखाई देता है। इससे शरीर ताकतवर और सुडौल हो जाता है। मांसपेशियों में लचीलापन आता है। व्यायाम करने से मांसपेशियों में कसावट टाइट हो जाती है मांसपेशियां और जो योग करते हैं उनकी थोड़ा लचीली हो जाती है। लगातार योग करने से सहन शक्ति में बढ़ोतरी होती है तथा मांसपेशियां कमजोर नहीं होती। उम्र में भिन्नता, व्यायाम और योग के मध्य उम्र को लेकर भिन्नता है। एक तरह से देखा जाए तो व्यायाम हर उम्र का व्यक्ति नहीं कर सकता। वृद्ध और बीमार व्यक्ति व्यायाम नहीं कर सकते। हालांकि योग सभी उम्र के लोग कर सकते हैं चाहे वे बड़े बूढ़े हों या बीमार हों क्योंकि कई बीमारियों का इलाज योग से संभव है। सिद्धांतों को लेकर भिन्नता, योग के 5 अहम सिद्धांत हैं। इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर योग किया जाता है जिनमें शामिल है सही भोजन, सही सांसें, नियमित योग, सही सोच और आराम। जबकि व्यायाम सिद्धांतबद्ध नहीं है। इससे रिलेटेड किसी का कोई डाउट? अच्छा, अब हमारी सिर्फ आज की और कल की क्लास बची है तो इसमें आपके जो भी डाउट्स हैं उनको ले लेते हैं। ना सिर्फ आज का, आप पिछले जो भी पूरा सिलेबस किया है उससे रिलेटेड भी आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। यस लीटू। तो मैम ये व्यायाम तब नहीं करना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि व्यायाम नहीं करना चाहिए। अगर जो लोग सिर्फ बाहरी रूप से स्वस्थ होना चाहते हैं तो एक अंतर बताया गया है
बेहतर योग है, लेकिन ऐसा नहीं है कि व्यायाम मतलब बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो लोग कम उम्र में है शुरू व्यायाम करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन जो फायदे योग के हैं वो ये व्यायाम नहीं भी। यस अमित, पूछिए अपना क्वेश्चन। तो आप अपना क्वेश्चन आप मैसेज में डाल के पूछ सकते हैं। मैम समाधि मेरा लास्ट क्लास नहीं 3-4 दिन जब पढ़ाए थे आप ये वाला प्राणायाम के बारे में, तो प्रत्याहार धारणा ध्यान ये समझ में आया था, समाधि थोड़ा ब्रेकआउट हुआ था आपका वॉइस। अच्छा, तो देखिए समाधि योग जैसे हम जब करते हैं तो योग का अंतिम जो वो है उद्देश्य या मतलब अंतिम जो स्टेप है वो क्या है, वो है समाधि। तो इसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप में एक बार शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। तो जो आपका पहला वो है क्या है, अष्टांग योग का पहला यम, ठीक है। यम में आपके जो है मन को शुद्ध किया जाता है। फिर नियम आता है जिसमें शोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, है ना, ये सब आते हैं। तो इसके बाद आता है आसन, आसन से शारीरिक नियंत्रण पाया जाता है। इसके बाद आता है प्राणायाम, प्राणायाम के द्वारा श्वासों पर नियंत्रण पाया जाता है। प्रत्याहार के द्वारा आप अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पाते हैं। और धारणा, जब आप धारणा करके एकाग्र चित्त हो जाते हैं, अच्छा ठीक है, मैंने आपका क्वेश्चन देख लिया है। तो जैसे धारणा तक हम पहुंच चुके हैं, तो धारणा में आप कोई एकाग्र चित्त मतलब अपना कंसंट्रेशन, शरीर आपने कंट्रोल कर लिया, श्वासें कंट्रोल कर ली, इंद्रियों पे कंट्रोल कर लिया, फिर आप बिल्कुल एकाग्र चित्त हो गए। उसके बाद ध्यान, ध्यान जब किस पे लगेगा, आपके अपने ऊपर अंदर, ठीक है। तो आप ध्यान किस पे लगाओगे, अपनी श्वासों पर, अपने चक्र पर, अपने सूक्ष्म शरीर में, कहीं पर भी, है ना। तो ध्यान का अभ्यास करते हैं तो खुद से जुड़ते हैं। ध्यान में क्या होता है, आप खुद से जुड़ रहे हो ध्यान के अभ्यास में। समाधि क्या होता है, समाधि का जो मतलब है एक तरीके से जब आप यहाँ पर खुद से भी ऊपर उठ जाएं, यानी कि जब आपको किसी भी मतलब एक तरीके से आप यहाँ पे कह सकते हैं कि मोक्ष को, यानी कि आपका ना खुद से यहाँ पर एक संबंध रहा या किसी भी चीज से, तो उस अवस्था को समाधि कहा जाता है। यानी कि जब आप स्वयं से भी डिस्कनेक्ट हो जाएं, मतलब एक बिल्कुल शून्य में चले जाएं, ठीक है। तो पहले तो आप अपने आप, अगर इससे पहले स्टेप पे आओ ध्यान पर, तो ध्यान में आप किससे जुड़ते हो, ध्यान किस पे लगाते हो, ध्यान लगाते हो खुद पर, है ना। अपनी खुद की या तो श्वासों पे ध्यान केंद्रित करोगे, अपने चक्र पर, आज्ञा चक्र पर, अपनी श्वासों पर, अपने शरीर पर, अपने सूक्ष्म शरीर पर, कहीं पर भी ध्यान केंद्रित करोगे। लेकिन समाधि वो अवस्था होती है जब आप उससे भी ऊपर उठ जाते हैं, यानी कि जब आप अपने आप से भी डिस्कनेक्ट हो जाते हैं पूरी तरीके से, मोक्ष यानी कि पूरी तरीके से आप परमात्मा में लीन हो जाते हैं, ठीक है। तो उस अवस्था को आप समाधि कहते हैं। वो अवस्था हम पढ़ाने में पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ने में पढ़ रहे हो, वो अवस्था एक अलग ही स्टेट ऑफ माइंड या अलग ही होती है कि जिसमें आप खुद से भी डिस्कनेक्ट हो गए हर चीज से। तो वो यानी कि आत्मा, मतलब आप जीवित हैं बट आप जीवित होते हुए भी
आपकी आत्मा एक तरीके से परमात्मा में लीन हो गई है। मतलब अगर इस तो वो अवस्था है समाधि की, ठीक है। तो जब आपकी खुद से भी, यानी कि जब आपकी कोई इच्छाएं जो है समाप्त हो जाती हैं, सब चीजें, तो उस अवस्था में जब उस अवस्था को समाधि कहा जाता है। ये समित आपका क्वेश्चन अनुलोम विलोम से रिलेटेड था। तो अनुलोम विलोम में कितना श्वास लेना छोड़ना, कुछ ऐसा आपका क्वेश्चन था। तो देखिए, अनुलोम विलोम में जब एक कोई बिगनर है, नहीं, दोनों नॉस्ट्रिल से समान वायु नहीं, आप एक नॉस्ट्रिल ब्लॉक रहता है। तो ये शुरू में ऐसा हो सकता है, शुरू में आपका जो पैसेज है वो क्लीन नहीं होने के कारण ऐसा होता है कि आप किसी एक नॉस्ट्रिल से प्रॉपर इनहेल या एक्सेल नहीं कर पाते हैं। जैसे आप महीनों, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने नियमित चला जाए और एक्सेल आप आराम से कर पाएंगे। कई कुछ लोग कहते हैं कि हम प्रॉपर एक्सेल नहीं कर पाते, हम प्रॉपर इनहेल नहीं, एक साइड से तो कर लेते हैं, दूसरी साइड से नहीं कर पाते। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं रुकावट है, यानी कि गंदगी है। तो उसी को साफ करने के लिए तो आप नाड़ी शोधन कर रहे हैं। तो जैसे जैसे आप नियमित रूप से करते जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, 2 से 3 महीने के अंदर आपका जो पूरा ब्रीदिंग है वो बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। इसमें यहाँ पे मैं एक और चीज बताना चाहूंगी कि आप बराबर समय, अगर आप एक बिगनर हैं तो इक्वल टाइम के साथ प्रैक्टिस को शुरू करें। अगर आप 4 सेकेंड में श्वास अंदर ले रहे हैं तो 4 सेकेंड में ही श्वास को छोड़ना है, ठीक है। इस रेशो को आप नोट कर लें। नाड़ी शोधन में को कैसे करना चाहिए, जितने टाइम में आप इनहेल करें, आप काउंट करो कितने सेकेंड में इनहेल कर रहे हो, उतने ही सेकेंड में श्वास को छोड़ें। उससे एक्सेल शॉर्ट नहीं होना। बेसिकली ये ध्यान रखना है कि कम से कम बराबर तो रखना ही है, ठीक है। फिर क्या करें, प्रैक्टिस करते रहें। फिर इसका जो रेशो होता है, आइडियल रेशो, वो होता है जितने सेकेंड में आप श्वास ले रहे हो, जितने भी 4 में, 5 में, उसका 4 गुना समय आपको श्वास को अंदर रोकना होता है, 4 गुना। अगर आप 4 सेकेंड में श्वास अंदर भर रहे हैं तो उसका 4 गुना सेकेंड यानी समय हुआ 16 सेकेंड। तो 16 सेकेंड आपको श्वास को अंदर ही रोकना है। जैसे श्वास अंदर लिया, फिर दोनों नोस्ट्रिल बंद किए, 16 सेकेंड श्वास को अंदर ही रोकें। फिर राइट नोस्ट्रिल से राइट से 8 सेकेंड में श्वास को बाहर छोड़ें। यानी कि इनहेल का डबल टाइम आपको एक्सेल को देना है। तो ये आपके इनहेलेशन के ऊपर डिपेंड चलता रहेगा। अगर आप 4 सेकेंड में कर रहे हैं तो 16 सेकेंड होल्ड होगा, 8 सेकेंड एक्सेल। जैसे आपका इनहेल का टाइम बढ़ता चला जाएगा तो आपका रेशो भी बढ़ता चला जाएगा। 5 सेकेंड में इनहेल कर रहे हो तो 20 सेकेंड होल्ड करोगे, 10 सेकेंड में एक्सेल करो, तो इससे बढ़ता चला जाएगा। क्वेश्चन? यस सुमन, सुमति प्रथम। मैम मुझे षटकर्म के बारे में थोड़ा बता सकती हैं, मैंने समझी नहीं। देखिए, षटकर्म एक शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया है, 6 कर्मों के द्वारा ये होती है, जिसमें नेति, धोती, बस्ती, नौली, त्राटक, कपालभाति, ये 6 क्रियाओं के द्वारा पूरे शरीर का शुद्धिकरण होता है। कपालभाति से मस्तिष्क का शुद्धिकरण हो रहा है, ऊपर से शुरू करो आप यहाँ से।
कपालभाति से आप मस्तिष्क को शुद्ध कर रहे हो, त्राटक से आंखों को शुद्ध कर रहे हो, नेति से यहाँ को नेसल पैसेज को क्लीन कर रहे हो पूरा। इसके बाद आप धोती के द्वारा पूरा यहाँ से अपर एब्डोमेन क्लीनिंग कर रहे हो, नौली के द्वारा छोटी आंत की सफाई हो रही है, बस्ती के द्वारा बड़ी आंत की सफाई हो रही है। तो बस हो गया सफाई ऊपर से नीचे तक। थैंक यू मैम। बड़ी आंत की सफाई किसके बस्ती क्रिया। मैम वो जो मलमल के कपड़े से करते हैं। एनिमा द्वारा। एनीमा बस्ती का ही एक वो है तरीका से बड़ी आंत की सफाई। हाँ जी मैम। छोटी आंत की, छोटी आंत मैम, छोटी आंत की सफाई हम नौली। यस, नौली क्रिया के द्वारा छोटी आंतों की सफाई की जाती है। प्लीज। इसमें मैम आपने नॉलेज को दूसरे नाम से ही सार क्रिया को सार मैंने आपको बताई थी। और फिर जो है सेंट्रल और मध्य, मतलब वो लेफ्ट नॉली और राइट, यानी कि जब अपनी आंत, छोटी आंत को आप लेफ्ट साइड में घुमाते हो तो वो वाम नोली होती है, और जब राइट में घुमाते हो तो मतलब उसको दक्षिण में, मतलब राइट नोली कहा जाता है। सेंट्रल और लेफ्ट और राइट। ओके मैम, थैंक यू। ओके, सो कोई और क्वेश्चन? तो अदरवाइज हम अपनी क्लास को एंड करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर अब शांति पाठ के द्वारा क्लास को एंड करते हैं। आज शीतल आप करें। दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्यवे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति को रख करें और उसकी गर्माहट को हमारी आंखों पे महसूस करिए। शांति शांति दोनों हाथ। थैंक यू। हरिओम मैम। समझते बउआ
क्लास करो बोलने बोलने जा रही है 2 घंटे सो रहे हो जाओ करो रिकॉर्डिंग अभी से क्लास में सही रही यार
मम्मी